जो आप लोगों का 3 तारीख को जो ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, उसी को देखते हुए हम लोग सेट का एक सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सेट के साथ साथ आपका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी डाला गया है, जो आपका आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में पहला बार 1854 में सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए गए थे। और मुख्य रूप से मुंबई में ही क्यों स्थापित किए गए थे? क्योंकि मुंबई के अगल बगल के प्रदेशों में कपास की खेती अच्छी खासी तरीके से होती थी। इसके अलावा बात करते हैं, हल्दिया पोताश्रय है, यानी इसके बारे में देखा जाए सही आंसर ये पूछ रहा है आपका हल्दिया पोताश्रय कहां पर है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। हल्दिया जो बंदरगाह है आपका पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है। इसके अलावा कुछ हम और एक्स्ट्रा बंदरगाह के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आपका कहीं पूछ दे। आइए देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ से गुजरात में एक बंदरगाह पड़ता है, नाम है इसका कांडला। याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरा जो बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को आप नवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और साथ ही साथ एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। और इसी के जस्ट नीचे में, मुंबई के नीचे में, मुंबई के भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया है, नाम है उसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके अलावा बात करते हैं, गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मर्मुगांव। इसके अलावा कर्नाटका में एक है न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसके अलावा कोच्चि पोर्ट भी आपका कर्नाटका में ही पड़ता है। इसके अलावा पड़ता है यहाँ पे तमिलनाडु में तूतीकोरिन, और चेन्नई बंदरगाह पड़ता है। इसके अलावा बात करें, पूछता है आप लोग का चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा बात करते हैं आपका एन्नौर पतन भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं एक विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यह सबसे गहरा पतन है भारत का। इसके अलावा बात करते हैं पारादीप, जो पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। और लास्ट में जो आपका है कोलकाता पोर्ट, चाहे जिसको हम लोग हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं, यह एक ज्वारीय पतन है। इसके अलावा पूछा जाए आप लोगों से कि भारत में मुख्य रूप से कुल कितने मुख्य पतन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 मुख्य पतन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मयूरभंज जो कि उड़ीसा में एक लौह उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसका आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, मणिकरण है। मणिकरण किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिकरण आपका हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश का एक जगह है, जो जाना जाता है अपने भूतापीय ऊर्जा के लिए। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जो लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में जगह का नाम है दुर्गा घाटी। ये भी आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए ही जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोनों को, इसमें से एक ना एक पूछ सकता है। लद्दाख का दुर्गा घाटी और हिमाचल प्रदेश का मणिकरण जाना जाता है अपने भूतापीय ऊर्जा के लिए। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है, पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है? तो अगर आप लोग स्वेज नहर के बारे में पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। स्वेज नहर का एक किनारा जहां पर आपका पोर्ट सईद है, और पोर्ट सईद और एक किनारा, स्वेज नहर का जो 2 अंतिम किनारे हैं, भूमध्य सागर में आपका पोर्ट सईद पड़ता है, बीच में आपका स्वेज नहर, और स्वेज नहर का जो अंतिम किनारा जो लाल सागर में पड़ता है, वहां पे आपका पोर्ट स्वेज है। आगे देखा जाए क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट का बात करते हैं। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पूछा जाए पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर आपका जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इसे हम लोग इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी कहते हैं। इसके अलावा कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जो कि यूरोप की एक सबसे व्यस्त नहर में से एक है। आगे देखा जाए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो मानव भूगोल की उपशाखा में आपका जलवायु विज्ञान नहीं आएगा, बाकी तीनों आपका मानव भूगोल की उपशाखा है। इसके अलावा देखा जाए, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरौरा आपका यूपी में है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके जैसा और भी कुछ नाभिकीय संयंत्रों के बारे में पता करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग आगे, कोंकण रेलवे पर रोहा किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं कोंकण रेलवे कहां से कहां तक। तो कोंकण रेलवे आपका महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता है, एक जगह पड़ता है रोहा, वहां से लेकर के आपका कर्नाटका में पड़ता है मैंगलोर।
तो यहां तक ले आपका कोंकण रेलवे फैला है और कोंकण रेलवे की स्थापना 1998 में की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड देखा जाए, ये है आपके भारत के कुछ परमाणु संयंत्र जो कि प्रमुख रूप से स्थित है। कहां पे देखा जाए, उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा है, राजस्थान में 2 है, एक रावत भाटा है। इसके अलावा गुजरात का बात करें तो गुजरात का एक जो परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र है इसका नाम है काकरापारा, याद रखिएगा काकरापारा गुजरात, रावत भाटा राजस्थान, नरौरा यूपी। इसके अलावा महाराष्ट्र में है तारापुर जो देश का सबसे पहला और सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। इसके अलावा यह भी पूछता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में कहां पर है, तो महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे जगह है मुंबई के निकट, वहां पर ये पड़ता है। इसके अलावा बात करें कैगा कर्नाटका में पड़ता है, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है। इतना याद रखिएगा, यहां से आपका 1 नंबर पक्का होगा। इसके आगे देखा जाए क्वेश्चन, आप ऐसे यहाँ पर कुछ मानव भूगोल की शाखा और उप शाखा के बारे में पूछा है, तो यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। मानव भूगोल का क्षेत्र देखा जाए तो सामाजिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल का जो क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, इसके अंतर्गत आपका कुछ उप क्षेत्र भी बनता है जो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव उठ सकता है। तो सामाजिक भूगोल का हिस्सा है व्यवहारवादी भूगोल, इसके अलावा सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, जो किसका हिस्सा है, मानव भूगोल का है। मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक भूगोल का हिस्सा है। इसके अलावा बात करते हैं राजनीतिक भूगोल में आपका निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपका संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जितना भी धन से संबंधित भूगोल है सब आपका इसी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। आगे देखा जाए मीटर गेज रेल पटरी के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, तो देखा जाए मुख्य रूप से आपका 4 प्रकार का रेल गेज होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं मीटर गेज के बारे में। तो मीटर गेज, मीटर से ही आपका यहाँ पर कंफर्म हो रहा है, मीटर गेज आपका 1 मीटर का होता है, यानी यहाँ पर 2 पटरियों के बीच की अधिकतम चौड़ाई 1 मीटर होगा। इसके अलावा बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा आगे देखा जाए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीनी। चीनी आपका कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। बात करें सीमेंट का, तो सीमेंट आपका खनिज आधारित उद्योग है और इस्पात भी आपका खनिज आधारित उद्योग ही है, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखा जाए, यहाँ पे जो आपका मुख्य रूप से जितने भी रेल गेज है उसके बारे में दिया गया है जो आपको याद करने जरूरी है, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो बात करते हैं नैरो गेज का, तो नैरो गेज का जो चौड़ाई होता है 2 पटरी के बीच का आपका 610 मीटर या 762 मीटर भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं मीटर गेज, मीटर गेज का चौड़ाई होता है आपका 1000 मिलीमीटर या 3 फीट के आसपास होता है, 3 साढ़े 3 फीट के आसपास। बात करते हैं स्टैंडर्ड गेज जो पूरी दुनिया में अधिकतर देशों में मानी जाती है, तो स्टैंडर्ड गेज का जो चौड़ाई है 2 पटरी के बीच का ये है 1435 mm। और ब्रॉड गेज जिसको हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं, तो बड़ी लाइन का चौड़ाई है 1676 मिलीमीटर, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होगा। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। तब अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी उच्च होती है। जो दूसरी आपका संक्रमण काल होता है, जो दूसरी अवस्था होती है, इसमें जन्म दर उच्च रहती है लेकिन धीरे धीरे जन्म दर क्या होती है, कम होती जाती है और मृत्यु दर इसमें निम्न हो जाती है। और तीसरी जो अवस्था रहती है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है। तो यहाँ पे अंतिम अवस्था के बारे में कहा है, तो अंतिम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होगा। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे है, जन्म दर या मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं वह व्यक्ति जो 1 वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सीमांत श्रमिक कहते हैं। तो एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को 1 वर्ष के अंदर 183 दिन से भी कम रोजगार मिलता है तो उसे हम लोग सीमांत श्रमिक कहते हैं। अगर उस व्यक्ति को 183 कम से कम 183 दिन का रोजगार मिलता है या उससे अधिक का रोजगार मिलता है तब उसे हम लोग मुख्य श्रमिक कहते हैं। अगर 183 दिन से कम का रोजगार मिलता है तो उसे हम लोग सीमांत श्रमिक कहते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। आपका यहां से भी 1 नंबर पक्का होगा, इसको अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक को याद कर लीजिएगा। देखते हैं अपकर्ष कारक, तो अपकर्ष कारक मुख्य रूप से जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो शहरीकरण सही है, औद्योगिकरण भी सही हो जाएगा इसमें,
तृतीय कार्य भी सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब प्रकर्ष कारक वे कारक होती है जो किसी जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और प्रतिकर्ष कारक वे कारक होती है जो अपनी जनसंख्या को अपने क्षेत्र से दूर करती है। आगे देखा जाए मानव विकास सूचकांक का मान क्या होता है। तो मानव विकास सूचकांक का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर पूछता है मानव विकास सूचकांक में अधिकतम कितने अंक दिए जा सकते हैं किसी देश को, तो अधिकतम 1 अंक दिए जा सकते हैं, और न्यूनतम का बात करें तो 0 अंक दिए जा सकते हैं। और मानव विकास सूचकांक को मुख्य रूप से हम लोग 3 आधारों में बांटते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। और इसी तीनों क्षेत्र में मिलने वाले मार्क्स को जोड़ करके 0 से 1 के बीच में लाया जाता है। आगे देखा जाए अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। इसके अलावा सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन होता है। और बात करें आगे पिसीकल्चर मछली पालन होता है, चाहे मत्स्य पालन। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर मुख्य रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। अगर कोई निजी क्षेत्र का उद्योग है तो उस पर किसी निजी व्यक्ति का या निजी फर्म का नियंत्रण होगा। अगर संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है तो वह उस पर संयुक्त कंपनियों का उद्यम स्थापित होगा। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुछ खेती से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य और बातें बनती है उसको लिखा गया है। सेरीकल्चर मुख्य रूप से आपका रेशम कीट पालन को कहते हैं, पिसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर जब बागवानी की खेती करते हैं तो इसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मुख्य रूप से जो मधुमक्खी पालन किया जाता है इस वाली प्रक्रिया को एपीकल्चर कहा गया है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। इसके अलावा आपके किताब में एक और बनता है ऑब्जेक्टिव, फूलों की खेती क्या कहलाती है, तो आपकी किताब के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रक फार्मिंग फूलों की खेती कहला सकती है। इसके अलावा देखा जाए वर्मी कल्चर क्या है, तो वर्मी कल्चर मुख्य रूप से आपका केंचुआ का पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, यानी जो टोक्यो औद्योगिक केंद्र है किस देश में स्थापित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जापान में स्थापित है। इसके अलावा बात करते हैं स्वर्ण कॉलर संबंधित है। अगर आप लोग विभिन्न श्रमिकों के बारे में पढ़े होंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक और पंचम क्षेत्र के श्रमिक, तो सारे श्रमिकों का रंग के आधार पर कुछ नाम दिया गया है। जैसे बात करते हैं स्वर्ण कॉलर वाले श्रमिक किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो स्वर्ण कॉलर वाले जो श्रमिक होते हैं ये थोड़ा से रॉयल और थोड़ा सा ज्यादा शीर्ष स्तर के श्रमिक होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपका पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए श्रमिक होते हैं। इसके अलावा कुछ और श्रमिकों के नाम देखते हैं आगे। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ जितने भी श्रमिक होते हैं उन्हें रेड कॉलर लेबर कहते हैं या लाल कॉलर वाले श्रमिक होते हैं। द्वितीय क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक होते हैं जो कल कारखानों में काम करते हैं उसे हम लोग ब्लू कॉलर या नीला कॉलर वाले श्रमिक कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक होते हैं उन्हें गुलाबी कॉलर वाले श्रमिक होते हैं। इसके अलावा चतुर्थक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक होते हैं उन्हें आप लोग सफेद कॉलर वाला श्रमिक कहते हैं। और बात करते हैं पंचम क्षेत्र जिसे हम लोग स्वर्ण कॉलर श्रमिक भी कहते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर रहा है वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है कुछ यूरोपियन नाम दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। आगे देखा जाए ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहां पर है, तो अगर आप लोग परिवहन के बारे में पढ़े हुएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। यूरोप में ओरिएंट एक्सप्रेस मुख्य रूप से आपका फ्रांस से निकल करके तुर्की तक जाता है। इसके अलावा आगे बात करें निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पाइपलाइन एक परिवहन का साधन है, नहर भी परिवहन का साधन है और राजमार्ग भी परिवहन का साधन है, एक ये नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपग्रह। उपग्रह संचार का एक माध्यम है ना कि परिवहन का। आगे देखा जाए नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, नम बिंदु बस्ती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सही इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय यूरोपीय
भारतीय यूरोपीय जो भाषा परिवार है इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, करीब करीब 70% के आसपास। द्रविड़ का बात करें तो 20%, और ऑस्ट्रिक का बात करें तो ये आपका करीब करीब आपका 1.5% के आसपास है। आइए इसको हम लोग आगे की स्लाइड में ठीक से देखते हैं। देखिएगा, विभिन्न भाषा परिवार जो कि भारत में पाए जाते हैं। तब पहले जो भाषा परिवार है जो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं वे है भारतीय यूरोपियन, जिसे आर्य भी कहा जा रहा है। इनकी संख्या भारत के अंदर 73% के आसपास है। इसके अलावा बात करें द्रविड़ भाषा शैली वाले लोगों का तो इनकी संख्या 20% है। बात करें ऑस्ट्रिक निषाद का तो 1.38, और चीनी तिब्बती की बात करें तब 0.85% है। यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि सबसे अधिक भाषा परिवार किस वर्ग से आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय यूरोपीय या आर्य। और सबसे कम भाषा परिवार किनकी है तो चीनी तिब्बती का हो जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन कहाँ पे है, तो गोदावरी नाम से स्पष्ट होता है। गोदावरी मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नदी है, यानी दक्षिण भारत की प्रमुख गोदावरी बेसिन है। इसके अलावा बात करते हैं इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, तो खनन नगर वैसे नगर को कहते हैं जहां पे किसी खास प्रकार के खनिजों का क्या होता है, खनन होता है, जब वे शहरे मुख्य रूप से खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर देखिएगा पटना होगा। आइए देखते हैं, पटना मुख्य रूप से आपका एक राजधानी नगर है, जो प्रशासनिक नगर भी कह सकते हैं, राजधानी नगर भी कह सकते हैं, क्योंकि पटना से ही संपूर्ण बिहार का प्रशासनिक और देख रेख होता है। इसके अलावा बात करते हैं खेतड़ी, ये खनन नगर है और खेतड़ी जाना जाता है अपने तांबा उत्पादन के लिए। धनबाद अपने कोयला के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बात करें कोडरमा, अपने लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएगा, झील मुख्य रूप से कुछ इसी तरह का होता है। तो इसके किनारे किनारे जितने भी अधिवास बसते हैं तो मुख्य रूप से आपका वृत्ताकार रूप ही होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वृत्ताकार। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है। पहाड़ियों का बात हो रहा है, तब पहाड़ी ढलानों पे सीधे सीधे घर नहीं बनाए जाते हैं, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा जो भूमि होती है वहां पे घर बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा। इसके अलावा रेखीय अधिवासी प्रतिरूप कहां पे देखने को मिलेगा, तो मुख्य रूप से सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, यहाँ पे आपको रेखीय प्रतिरूप देखने को मिलेगा। वृत्ताकार प्रतिरूप कहां पे देखने को मिलेगा, तो तालाब, झील, इसके किनारे पर आपको वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को मिलेगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में वर्ग 1 के शहरों या नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो जो टियर फर्स्ट जितने भी सिटी हैं उन सब की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। आगे देखा जाए, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। कालका जो कि अपने पर्यटन के लिए जाने जाते हैं, यह एक आपका, इसको देखा जाए तो ये एक आपका हिल स्टेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका हिमाचल प्रदेश नाम नहीं दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देख जाए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नालंदा। नालंदा एक प्राचीन नगर है, जबकि चंडीगढ़ और बरौनी एक नवीन नगर है। आगे देखा जाए, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, तो शुष्क कृषि मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पे जल का अभाव पाया जाता है, यानी वैसा क्षेत्र जहां पे 25% या उससे भी कम बारिश होती है। इसके अलावा 50 सेंटीमीटर, देखिए शुष्क क्षेत्र को पहचानने के 2 तरीके हैं। अगर पिछले साल की तुलना में 25% कम बारिश होती है तब भी उसे शुष्क क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा में अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में तो उसको भी शुष्क क्षेत्र कहा जाएगा, और वहां पे जो कृषि की जाएगी उसको कहते हैं शुष्क कृषि। तो शुष्क कृषि वाले जितने भी फसलें होती है उनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, तो मुख्य रूप से वे सारे मोटे अनाज होते हैं। तो इसमें से आपका मोटा अनाज बाजरा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका बी बाजरा है। आगे देखा जाए क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। और थोड़ा अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड आपका मुख्य रूप से 1970 में हुआ था और गुजरात के आनंद से चालू हुआ था। आनंद एक शहर है और यहीं से आपका अमूल ब्रांड की उत्पत्ति होती है। अमूल मुख्य रूप से एक सहकारी क्षेत्र की कंपनी है। इसके अलावा बात करें ऑपरेशन फ्लड का जो जनक है, नाम है उनका डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा, पूछ सकता है। आगे देखा जाए,
भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई का साधन कौन है, या यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तालाब भी है, कुआं भी है, नहर भी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेकिन बात करें भारत में सिंचाई के जो सबसे प्रमुख साधन है वे कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नलकूप। बात करते हैं आगे, भारत में जल संसाधन से संबंधित समस्या कौन सी है। तब देखा जाए तो भारत में जल से संबंधित वितरण की भी समस्या है, उपलब्धता की भी समस्या है और गुणवत्ता की भी समस्या है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इसके अलावा देखा जाए क्वेश्चन आगे, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। ऐसे झारखंड भी आपका लौह उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन बात करें देश के अंदर जितने भी लौह उत्पादक होते हैं उसका 25% अकेले कर्नाटक उत्पादन मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखा जाए, पूछ रहा है मोनाजाइट पाया जाता है, तो मोनाजाइट आपका केरल का जो तटीय प्रदेश के बालू पाए जाते हैं उसके अंदर मोनाजाइट अयस्क पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। आगे कह रहा है लांबा संबंधित है, तो गुजरात में एक प्रदेश है लांबा, वो जाना जाता है अपने पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, यानी वहां पे बिजली का उत्पादन बड़े बड़े पवन चक्कियों से की जाती है। तो याद रखिएगा पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है लांबा। और अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया है भूतापीय ऊर्जा से जुड़े 2 केंद्र का नाम, तो इसका सही आंसर आपका भूतापीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ हो जाएगा एक लद्दाख का दुर्गा घाटी और हिमाचल प्रदेश का मणिकरण। याद रखिएगा, पॉइंट यहां से बनता है। और आगे देखा जाए, कोयला मिलता है, कोयला कहां से मिलता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झड़िया। कोलार से तो आप लोग जानते हैं, जो कर्नाटका का खान है जिसको हम लोग केजीएफ के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे आपका सोना निकलता है। और खेतड़ी से आपका जो राजस्थान का खान है, यहाँ से आपका तांबा निकलता है। आगे देखा जाए नेक्स्ट स्लाइड में, जन संचार का माध्यम है, यानी लोगों के बीच का जो कनेक्टिविटी है, इसको जोड़ने का कौन कौन सा माध्यम है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, समाचार पत्र भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखा जाए, इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, तो अब देखा जाए तो चिकित्सा भूगोल, संसाधन भूगोल और सैन्य भूगोल, तीनों को तीनों तो आपका सामाजिक भूगोल की उपशाखा दिख रही है। यहाँ पे आपका डी इनमें से सभी होना चाहिए था, लेकिन इनमें कोई नहीं दिया हुआ है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे। इसके अलावा बात करते हैं स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। सही में इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1950 से 60 के दशक के बीच में ना स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का मुख्य रूप से हिस्सा था। ये सब आपका कोई बाहरी टॉपिक नहीं है, आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर का ही सब टॉपिक बनता है। आगे देखा जाए इसका की पिरामिड की आकृति कैसी है, तो ये भी आपका किताब का ही पॉइंट उठाया हुआ है, ग्राफ से उठाया हुआ है। तो अगर इसका एनालिसिस किया जाए ऑस्ट्रेलिया की आयुर्लिंग पिरामिड की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घंटीनुमा। इसके अलावा क्वेश्चन आगे देखा जाए, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। इसके अलावा आगे चला जाए, यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से इन कोयला क्षेत्रों में से कौन जर्मनी में है, तो याद रखिएगा जर्मनी का रूर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए और लौह अयस्क के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रूर प्रदेश। इसके अलावा बात करते हैं इनमें से कौन तृतीय सीमा नहीं है, तो तृतीय सीमा आपका नीति निर्धारण नहीं होगा, ये आपका पंचम क्षेत्र का हिस्सा है, बाकी सब आपका तृतीय सीमा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखा जाए आगे सीमांत सड़कों का संबंध है, तो जितना भी बॉर्डर के किनारे चाहे बॉर्डर वाले प्रदेशों में जितनी भी सड़कें बनती है उसे हम लोग सीमांत सड़क के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन ढूंढते हैं। ये तटीय सड़क तक होगा नहीं। आगे देखा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़क, हाँ ये सही है, जो बॉर्डर इलाके होते हैं वहां पे जो सड़कें स्थित होती है उसी को हम लोग सीमांत सड़क कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आगे का क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका रूस में है, जो कि आपका रूस के मॉस्को को जोड़ता है व्लादिवोस्तोक तक। इसके अलावा बात करते हैं आगे, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होता है, किया जाता है, तो डंपिंग भी सही है,
व्यापार संतुलन भी क्या सही है और मुक्त व्यापार भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डंपिंग का मतलब क्या है? जब कोई देश किसी अन्य देश के बाजारों के अंदर जो सामान्य कीमत होती है तो उसमें बिना किसी मुनाफा के अगर कोई देश भारी मात्रा में अपने देश के बने हुए मालों को किसी अन्य देश में बेचता है बिना किसी मुनाफा के, तो उसी वाले प्रक्रिया को यहाँ पे डंपिंग कहा गया है। व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी भी देश का आयात और निर्यात का जो लेखा जोखा होता है, चाहे जो अंतर होता है, उसी को हम लोग व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मुक्त व्यापार क्या होता है? तो मुक्त व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या करती हैं, दो देश एक दूसरे देश के जो आने वाली वस्तुएं होती है उसके ऊपर जितना भी प्रतिबंध होती है, चाहे जो अनावश्यक जो कर होता है उसको कम कर देता है या खत्म कर देता है। आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो मुख्य रूप से लोएस जो फ्रांस और चीन के कुछ प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, तो वहां पर अत्यधिक ठंड और गर्मी से बचने के लिए वहां के जो लोग होते हैं वे मुख्य रूप से गुफानुमा आकृति वाले घरों में रहते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुफा। इनमें से कौन नियोजित नगर है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इसके अलावा बात करते हैं आगे, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, तो सही में देखा जाए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल। यानी जनसंख्या का जब उसके क्षेत्रफल से अनुपात निकालते हैं तब जो भागफल आता है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण आबादी पूछा है तो अब कहीं कहीं पे 30 भी देता है, कहीं कहीं पे आपका 30 जो है आपका नगरीय आबादी होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 69%। अगर 11 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी 69% है तो शहरी आबादी कितनी होगी थी? 31%। तो दोनों याद रखिएगा, यहाँ से किसी ना किसी एक को पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए शहरी आबादी। आगे देखा जाए भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, इसके अलावा 2 और अन्य हैं। इसके अलावा आगे देखें क्वेश्चन, तो इन शहरों में कौन पश्चिमी तट में अवस्थित शहर है? तो इसका सही आंसर, पश्चिमी तट कहने का मतलब भारत के पश्चिमी साइड में बसा हुआ शहर कौन सा है? तो राजकोट आपका गुजरात के अंदर है, पुरी आपका उड़ीसा में पड़ता है, धनबाद तो आपका झारखंड में पड़ता है। अब पूछा आपसे पश्चिमी तट पे, तो पश्चिमी तट आपका राजकोट सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा है सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मुख्य रूप से याद कीजिएगा दोबारा से, फिर यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। तब आपका भूमि उपयोग के मुख्य रूप से 9 वर्ग है। 9 वर्ग में देखा जाए सड़क किसके अंतर्गत रखा गया? तो सड़क होगा आपका गैर कृषिगत भूमि के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीनों के तीनों राज्य जो है सूर्यमुखी के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जल संबंधित प्रबंधन से संबंधित है? तो आपका इसमें हरियाली भी हो जाएगा, नीरू मुरू प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और इसके साथ साथ अरवरी जल संसद भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी इसका भी आंसर है। इसके अलावा पूछ रहा है बराक नदी बेसिन कहां पर है? तो बराक जो नदी है मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तब सीधा सीधा ब्रह्मपुत्र कहां पे बह रही थी? तो उत्तर पूर्व भारत में बह रही है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। याद रखिएगा बराक ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन का बात करते हैं, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लगभग 25% के आसपास। थोड़ा सा यहाँ पे प्रतिशत मात्रा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास होगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित एक इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSI भी खनिजों से जुड़ा हुआ एक संस्था है जो खनिजों का खोजबीन भारत के अंदर करता है। HCL भी है और इसके अलावा बात करते हैं आगे देखा जाए ONGC भी है, यानी इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। भरमौर जिला किस प्रदेश? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको जो भी समस्याओं के या जो भी पॉइंट बनते हैं पूछने के लिए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। पूरा कोशिश करेंगे उसका समाधान करने के लिए। चलिए धन्यवाद, रखते हैं।